बदबख्त इस कलम अर्शी नूर किस नंबर 3। अरे वो मनहूस कहाँ मर गए तू। देवी ने घर में दाखिल होते इसे पुकारा। बिंदिया जा देख, सो रही होगी। मनहूस को जगा। मेरा सर दबा कर दे। बिंदिया ने इसे पूरे घर में ढूंढा, वो मौजूद नहीं थी। अम्मा अम्मा, बिंदिया भागती हुई आई। वो नहीं है अम्मा घर में। अरे रात काफ़ी हो रही, डर के कहीं किसी कोने में घुसी होगी, जा देख। अम्मा मैं पूरा घर देख आई हूँ, वो नहीं है। मुझे लगता है नमल की तरह भाग गई है किसी के साथ। देवी बेटी को पीछे धक्का देकर उठी। बकवास ना कर फालतू, नहीं जा सकती वो कहीं भी। बख्ती ओ बदबख्त, वो आवाज़ें लगाती इसे ढूंढने लगी, पर बख्ती का नामो निशान नहीं था। फ़ोन मिला अपने बाप को, जल्दी से बता, इसे धूल झोंक गई हमारी आंखों में। कब नस्ल ने दिखा दी अपनी असलियत, भाग गई अपने यार के साथ। बिंदिया हैरत से बोली, अम्मा मुझे तो लगता है ये नमल और बदबख्त दोनों का प्लान था। पहले वो भागी सारे जेवर लेकर, अब 3 दिन बाद ये। देवी ने जल्दी से सीने पर हाथ रखा। हाय भगवान, चेक कर सारी अलमारियां, कहीं वो भी ना सब साथ ले गई हो। जाजिब चाबियां उंगलियों में घुमाता गाड़ी के पास आया तो अंदर नमल को ना पाकर इसके होश उड़ गए। इसने जल्दी से चारों तरफ देखा, कहाँ चली गई ये। जाजिब ने अपनी गन निकाली और इसे ढूंढने लगा। इसका नाम भी नहीं आता था, इस तरह इसे आवाज़ देता। अल्लाह का नाम लेकर वो पहाड़ों की तरफ हो लिया। नमल को 2 आदमियों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। एक ने इसे टांगों से पकड़ा और दूसरे ने बाजू बाजू से। वो चिल्लाई बहुत, लेकिन इसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर समंदर की लहरों में गुम हो गई। नमल ने बहुत हाथ पैर मारे। यार लड़की है या आफत, संभाले नहीं संभल रही। इसके पाँव बांध निकालते हैं अभी इसकी अकड़ सारी। इनमें से एक बड़ी-बड़ी मूँछों वाले ने इसके पाँव बाँधे तो नमल की लात इसके मुँह पर लगी। इसने गुस्से से 2-4 चमाटे नमल के मुँह पर मारे। चमाटे इतनी ज़ोरदार थे कि नमल की कान की लोएँ बजने लगीं। इन दोनों ने इसे घसीट-कर बड़े से पत्थर पर लिटाया। नमल की रूह भी काँप उठी कि आज वो नहीं बचने वाली। अल्लाह को याद करके इसने पूरे ज़ोर से जाज़िब को आवाज़ें लगाईं। जाज़िब जाज़िब जाज़िब, ओ चुप कर, किसको बुला रही है? अपने यार को आ जाने दे, इसे भी देख लेंगे। पहले इस रात को यादगार तो बनाने दे। वो फिर चिल्लाई, जाज़िब जाज़िब, जो पहाड़ों पर इसे ही ढूंढ रहा था कि इसके कान में नमल की आवाज़ आई। जाज़िब, वो इसकी आवाज़ की तरफ लपका और चंद लम्हों में वो इनके सर पर सरों पर मौजूद था। गन लिए, छोड़ो इसे। जाज़िब को सामने देखकर इसकी जान में जान आई। वो खड़ी हुई तो जाज़िब ने इसे देखा। हिरनी जैसी आंखों में खौफ नाच रहा था। इसके मुंह और नाक से भी खून बह रहा था। वो जैसे ही जाज़िब की तरफ लपकी, एक ने इसके माथे पर गन रख के इसे पकड़ा। जाज़िब की आंखें सुर्ख हो रही थी गुस्से से। इस लड़की को छोड़ दो। एक मूंछों को ताव देकर बोला। वाह साईं वाह, इतनी आसानी से हाथ लगी जलपरी तुझे दे दें। चल एक काम कर, सुबह तक हमारी, इसके बाद तेरी, ले जाना इसे फिर। बकवास बंद करो अपनी, वरना जान से मार दूंगा मैं। छोड़ दो इसे, अमानत है ये किसी की। अरे प्यारे जाजिब, वो अमानत ही क्या जिसमें खयानत ना हो। चल अब गन नीचे रख दे, वरना तेरी दुल्हनिया को जान से मैंने मार देना है। रख नीचे गन अपनी। नमल का बस नहीं चल रहा था, वो अपनी जान खुद ले लेती। जिंदगी में पहली बार इसने खुद को इतना बेबस महसूस किया था। जाजिब ने दोबारा इसकी आंखों में झांका, जहाँ अपने इस्तेहसाल का खौफ, बेबसी का दर्द, लाचारगी और इमदाद के लिए आंसू उमड़-उमड़ कर आ रहे थे। इसने झुककर ज़मीन पर गन रखते ही एक हाथ से नमल को अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से गोली एक ही पल में इस बंदे की हलक से पार कर दी, जिसने नमल को गन पॉइंट पे रखा हुआ था। दूसरे ने जल्दी से गन उठाई। इसे भी जाजिब ने बड़ी फुर्ती से इसी वक्त दूसरे जहां भेज दिया। फायरिंग की आवाज़ से नमल जाजिब के सीने से जा लिपटी। वो इस कदर बदहवास थी कि इसका दिल चिड़िया के पर की तरह फड़फड़ा रहा था। इस आधे घंटे में क्या कुछ इसने देख लिया था। अपनी इज्जत दांव पे लगती, फिर मौत का मंजर। इसके आंसू जाजिब के सीने में जज्ब होने लगे। जाजिब ने आहिस्ता से इसे खुद से अलग किया। वो काँपते वजूद के साथ इसके कदमों में गिरी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे घर, मेरे बाबा के पास छोड़ दो। इसके पाँव में नमल सर रख फूट-फूट कर रोई। जाजिब ने इसे उठाया। फ़िलहाल चलो यहाँ से। वो इसका हाथ पकड़कर तेज़ी से पहाड़ से उतरने लगा। नमल इसके साथ तेज़ कदम नहीं उठा पा रही थी। थक के कर वो गिर पड़ी। जाजिब ने गाड़ी की तरफ देखा, काफ़ी दूर थी। उठो, हिम्मत करो, निकलना है हमें फ़ौरन यहाँ से, खतरा है यहाँ अब। नमल की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। गाड़ी से भागते हुए, बड़ी हिम्मत थी तुम में। दिल तो चाह रहा है यहीं छोड़ जाऊँ ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। नमल पे अभी तक गुस्सा खौफ तारी था। वो चुप रही। जाजिब ने इसे गोद में उठाया और गाड़ी तक लाया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा। गाड़ी ने अभी कुछ फासले ही तय किया था कि इनको चारों तरफ से 3 गाड़ियों ने घेर लिया। बख्ती एक बोसीदा से कमरे में चुपचाप बैठी अपने गिर्द अपनी ही बाहों का घेरा डाले सिसकती रही। इसे नमल की याद सताने लगी। कहाँ हो तुम नमल, आ जाओ ना अपनी बख्ती के पास। देखो मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं रहा मेरा। मामा जी भी पराए हो गए। तुम भी खो गई मुझसे। कौन है मेरा? कहाँ जाऊँगी मैं अब मैं? देख नमल, मुझे तेरा रब भी नहीं बुलाता अपने पास। इसने भी ज़माने की ठोकरों में बिल्कुल लावारिस और तन्हा फेंक दिया मुझे। नमल आ जाना, कहाँ है तू? या अपने रब को भेज दे। इसे बोल, देख मुझे आए मेरे पास मेरी माँ के रूप में। एक बार ही आ जाए, ले जाए अपने साथ मुझे। नमल बोल ना अल्लाह से, कहाँ है वो? और कहाँ है तू नमल, कहाँ? घुटनों
घंटों वो बेआवाज़ दबी-दबी सिसकियों में रोती रही। इसके आस-पास सिवा इसकी किस्मत की तरह से अंधेरे के और कुछ नहीं था। नमल और जाज़िब को बाबर बलोच के आदमी पकड़कर हवेली में ले गए। दोनों एक ही कमरे में मौजूद थे। तुम मेरी गाड़ी से भागी क्यों थीं? नमल अब तक इसे शौक से बाहर नहीं आई थी कि इसके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला था। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों भागी थी मुझसे? वो मनकों की तरह मुँह खोले जाज़िब को तकने लगी। तुमने मुझे बेच दिया, कितनी रकम मिलेगी अब तुम्हें मेरी? जाज़िब खड़ा हुआ, क्या बकवास कर रही हो? नमल ने इसका गिरबान पकड़ा। बताओ मुझे कितने नोटों में तोली है मेरी अबरू? जाज़िब इसे हैरानी से देखने लगा। किसकी अमानत हूँ मैं? तुम्हारे शाजी की? अगर वो मुझसे भी खुश ना हुआ तो फिर कल को अपनी बहन या बेटी भी इसकी खिदमत में पेश करोगे तुम? जाज़िब ने अपने गिरबान से इसके हाथ झटक कर ज़ोर से झटका दिया। बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। अब एक भी लफ्ज़ निकाला तो मुँह तोड़ दूँगा तुम्हारा। क्यों मुँह तोड़ोगे मेरा? जब बात अपनी इज़्ज़त पर आए तो बस चुप। जाज़िब खूंखार नज़रों से इसे घूरकर चिल्लाया। पहले ही तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैं यरगमाल बना हूँ। वाह वाह जाज़िब साहब वाह! इतनी फ़िक्र है अपनी और मैं कहाँ गई जो तुम सबकी हवस का लुक़मा बन रही हूँ। पहले तुम्हारी फिर इन 2 की जिनको तुमने कत्ल किया और इसके बाद शाजी की। फिर पता नहीं किस-किस के हाथों मेरा इस्तेहसाल होगा। सिर्फ़ एक तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हारी इज़्ज़त पामाल नहीं होने दी, बल्कि बचाया है तुम्हें इन भूखे कुत्तों से, जिनकी बदौलत तुम पहले लुक़मा हवस फिर लुक़मा अजल बनती। बचाया भी अपनी ख़ातिर है तुमने, क्योंकि तुम्हें पता था इस्तेमाल शुदा माल से तुम्हें घाटा का सौदा होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? वो इसके रूबरू हुआ। वो बेखौफ़ी से इसकी आँखों में आँखें डाल कर बोली, इतने नादान तो नहीं तुम कि बिना किसी मतलब के क्या ये सब कुछ? तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें बेचने की नीयत से लाया हूँ यहाँ? इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? वो इससे पीछे हटा। पागल हो गई हो तुम? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर बदले के जिस इरादे से लाए हो पूरा कर लो और मुझे बख्श दो। इसने अपना दुपट्टा उतारकर जाज़िब के कदमों में फेंका। लो कर लो लो फेंका लो, कर दिया मैंने खुद को तुम्हारे हवाले। हाफ़िज़ साहब घर आ चुके थे। इनकी हालत के पेश सबब लोगों के मुँह वक्ती तौर पर बंद थे। हाफ़िज़ साहब सारा-सारा दिन दीवानों की तरह रोते रहते। क्या जवाब दूँगा मैं तेरी माँ को कि मैं अपनी बेटी की हिफ़ाज़त तक नहीं कर सका? क्या मुँह दिखाऊँगा मैं इसे रोज़े महशर? एक मोहल्लेदार ने इनको तसल्ली दी। हाफ़िज़ साहब घर को लॉक तो कर दिया करें, ऐसे दरवाज़े खुले ना छोड़ा करें। किसी ने चोरी कर ली फिर से तो मेरा सबसे कीमती सरमाया तो चोरी हो गया। अब और क्या चोरी होना है? वो बेजान बेकीमत साज़ो-सामान नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बस किसी तरह मेरी ज़िंदगी, मेरी जन्नत, मेरी बच्ची लौट आए। हाफ़िज़ साहब अल्लाह के घर में हैं। आप इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमारी भी यही दुआ है, अल्लाह इन ज़ालिमों के दिल पर रहम करे और आपकी बच्ची सलामत घर आ जाए। मस्जिद पूरी खाली हो चुकी थी और वो सजदे में गिड़गिड़ाकर नमल की हिफाजत की दुआएं मांगते रहे रब से। सुबह होते ही वहाँ बाबर बलोच और शाजी दोनों मौजूद थे। शाजी को जाजिब के साथ लड़की देखकर हैरत का झटका लगा, लेकिन इसने खामोशी से 1 करोड़ की रकम देकर इन दोनों को बाबर के चुंगल से छुड़वाया और अपनी हवेली ले गया। गोपाल सारी रात बाहर गुजार कर घर आया। घर में दाखिल होते ही देवी इस पर बरस पड़ी। कहाँ इस बदबख्त के पीछे मारे मारे फिरते रहे तुम? हाथ नहीं आने वाली अब वो कलमोही तुम्हारे। बड़ा सीने से लगा कर रखते थे ना, इसे थूक गई है तुम पर। अब गोपाल ने इसके आगे हाथ जोड़े। बस कर दो, भगवान का वास्ता है, अभी तो मुझे चुप करवा लोगे, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर वो मुंह काला करके इस घर में वापस आई और तुमने इसे आने दिया तो याद रखना वो तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा इस घर में। गोपाल ने बुलंद आवाज में रोते हुए कहा, नहीं आएगी अब वो वापस, कभी नहीं, कभी भी। तुम तो ऐसे दीवानों की तरह रो रहे हो जैसे वो मर गई है और तुम इसकी चिता को आग देकर आ रही हो। गोपाल सर झुका दिल ही दिल में बोला, हाँ मार ही तो डाला है मैंने इसे, काश इसकी चिता भी जला देता। बाहर दरवाजे पर बेल बजी। गोपाल आंसू साफ करता बाहर गया तो बाबू को देखकर ठिठक गया। कहाँ है बख्ती? गोपाल सख्ती से बोला। भाग गई है वो। क्या? बाबू हैरत से चिल्लाया। भाग गई है या तूने इसे कहीं और ठिकाना दे दिया है? मैं सच कह रहा हूँ, जाकर देवी से पूछ ले। भाग गई है वो, कल रात ही। देख चाचा, मेरे साथ गलत बयानी से काम ना ले, तू जानता है मुझे और मैं तुझे। तेरी आंखों में चोरी साफ नजर आ रही है। याद रख चाचा, ढूंढ तो लूंगा मैं इसे, लेकिन इसके मिल जाने पर तेरा हाल बहुत बुरा होगा। एक एक पल का, एक एक दिन का बदला लूंगा मैं तुझसे। अब देखना अपना तमाशा। बाबू गोपाल को धमकाकर चला गया। ये कौन है तुम्हारे साथ? शाजी ने सवाल पर जाजिब ने सर झुका लिया। नमल ने शाजी को बगौर देखा। गोल्डन बाल, हरी कंछे जैसी आंखें, गोरे रंग पर काटन का ब्लैक सूट पहने वो कोई रईस सादा लग रहा था। मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये?
तुम्हारे साथ। शाजी ने इसे बाजू से झंझोड़ा। नमल के ज़ख्मी लब खुले। आपका माल। शाजी ने इसकी तरफ देखा जो ज़ख्मों से चूर-चूर थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा, आपको जवाब चाहिए था ना, मैंने दे दिया। अब ये बता दें क्या कीमत देंगे इसको आप मेरी? कीमत थोड़ी कम होगी ना अब, क्योंकि माल काफ़ी ख़राब हालत में है। शाजी ने जाज़िब की तरफ देखा। क्या कह रही है ये? कौन-सी कीमत, कौन-सा माल? वो इसे घूर कर बोला, बकवास कर रही है। तुम इसे भगा कर लाए हो क्या? जाजिब ने सर हिलाकर कहा, नहीं, उठा कर लाया हूँ। क्यों? शाजी ने सवाल पूछा। जवाब में खामोशी थी। अब लोगों की बहन बेटियां भी उठा कर लाओगे तुम? ये घटिया असूल कब से शामिल किया तुमने अपने धंधे में? वो सिगरेट को हाथों में मसल कर बोला, गलती हो गई। गलती? शाजी ने इसकी तरफ देखा। मुझे तो नहीं लगता ये गलती थी जिसके पीछे तुमने 2 कत्ल कर दिए, वो भी बाबू के इलाके में रहकर इसी के बंदों का। जाजिब की आंखों में अब भी गुस्सा झलक रहा था। कत्ल कर देने के ही काबिल थे वो। तुम्हारी जान भी जा सकती थी ना? नहीं मार सकते थे वो मुझे, पहचान गए थे। हाँ भाई, बड़ा नाम है ना तुम्हारा, कमांडो जाजिब। शाजी अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला। जानते हो अब ये खबर अपने पूरे सर्कल में फैलेगी कि शाजी जाजिब से मिलकर औरतों का बिजनेस भी करने लगा है। जाजिब गुस्से से खड़ा हुआ। मुझे किसी की परवाह नहीं। शाजी ने नमल की तरफ इशारा किया। इसकी भी परवाह नहीं? जाजिब ने किन अखियों से नमल को देखा और वहां से चला गया। शाजी नमल के पास आया तो वो थोड़ा पीछे हटी। देखो लड़की, आज से पहले इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। इसे कोई पसंद आ जाए तो ये नहीं छोड़ता, या इसे जिस चीज़ पे गुस्सा हो इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब तुम पर इसे गुस्सा है या? आगे वो खामोश हो गया। खैर, शाजी ने इसे सर से पांव तक देखा। तुम्हारी शादी हो रही थी या किसी की शादी में जा रही थी, या फिर शादीशुदा हो? नमल गुस्से से बोली। आपको क्यों बताऊं? शादीशुदा थी या हो रही थी या शादी के काबिल छोड़ा नहीं। आपने करनी है क्या? शाजी को हंसी आ गई। अब समझ आया वो तुम्हें क्यों उठा कर लाया है। कब से हो इसके पास? नमल की आंखों में आंसू आ गए। 4 दिन से। वापस जाना चाहती हो? नमल ने बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया। कौन कौन है घर में तुम्हारे? वो कबूल कर लेंगे तुम्हें? घर में सिर्फ मेरे बाबा जानी हैं, और बाप के लिए बेटी का वजूद नासूर भी बन जाए तो वो इसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारे बाबा इस वक्त कहाँ थे जब जाजिम ने तुम्हें उठाया? वो इस वक्त नहीं थे, वरना किसी की जरूरत नहीं थी कि मुझे कोई हाथ भी लगाता। शाजी दिलचस्पी से इसे देखने लगा। सामना कर लोगी माशरे का? आपके इन सब सवालात का कोई मतलब नहीं। अब ये सब पहले सोचना था, और माशरे का सामना तो कर ही लूंगी, लेकिन आप जैसे दरिंदों का नहीं करना चाहती। शाजी उठा। तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा जल्द। जिंदा या मुर्दा? शाजी इसके सवाल पर हंसा। जिंदा, सलामत और बाइज्जत पहुंचूंगी। बाइज्जत? नमल ने शाजी की तरफ देखा। बाइज्जत छोड़ा है मुझे? क्यों? जाजिब ने कोई गलत हरकत की है या तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है? नमल एक एक लफ्ज चबाकर बोली। आपके नज़दीक कपड़े उतारना ही इज्जत पर हाथ डालना होता है? किसी की बेटी को ब्याहते लिबास में देखकर इसे अपनी वहशत और हवस का निशाना बनाने के लिए इसकी चार दीवारी से उठा लाना, फिर इसे वापस छोड़ देना इज्जत अफजाई का काम है? देखो लड़की, ना जाजिब ऐसा है ना हम। गलती हो गई, इससे मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, और वादा करता हूँ इसी तरह घर पहुँचोगी जैसे यहाँ आई थी। माफ़ी मांगकर खुद को शर्मिंदा मत करें, क्योंकि अब मुझे पलटकर किसी ने माफ़ नहीं करना, लिहाजा मुझसे भी अपनी माफ़ी की उम्मीद ना रखें। जहाँ तक बात है गलती की, तो इसकी गलती की सज़ा अब ताहयात मुझे भुगतनी है। इसकी बातें सुनकर शाजी इसका गर्विदा हो गया। फिर एक तरीका है जिससे तुम सज़ा और माशरे के उठते सवाल दोनों से निजात पालोगी। नमल ने सवालिया नज़रों से शाजी को देखा। मैं तुम्हें शादी शादी की ऑफ़र करता हूँ, तुम निकाह करोगी? शाजी की बात सुनकर नमल बमुश्किल बोली, क्या निकाह शादी? मुझसे पहले कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करके निकाह कर चुके हैं आप। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपकी ये बम्पर ऑफ़र कबूल कर लूँगी? आप जैसे गुंडे और सड़क छाप डकैत रह गए हैं मेरे हमसफ़र बनने के लिए, जिनको ना किसी की इज्जत की परवाह है ना खुदा का डर। हम सड़क छाप डकैत नहीं, शाजी गुस्से से बोला। तो फिर क्या हैं आप? लोगों के रहबर या खैरख्वाह या लजपाल? शाजी को इसने लाजवाब कर दिया। वो इसे देखता ही रह गया और दिल ही दिल में जाजिब को कोसने लग गया, जिसकी वजह से आज एक लड़की के हाथों वो जलील हो रहा था। जाजिब से गलती हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन इस गलती का अजाला करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे निकाह का कहा। वरना? वरना क्या? वो डिठाई से बोली। वरना ये कि घरों से भागने वाली या अगवा होने वाली लड़कियों को ना घर वाले कबूल करते हैं और ना ही ये माशरा। ऐसी लड़कियों को बर्बाद भी आप जैसे मर्द ही करते हैं। नहीं चाहिए मुझे आपकी गलतियों के अजाले और आपका तरस। वो शाजी के आगे हाथ जोड़कर बोली। अंदर दाखिल होते आमिर ने इसकी बात सुनकर जवाब दिया। शाजी, इसकी इसी बकबक की वजह से आज ये हम नामहरम मर्दों के बीच है। ना ये जाजिब को चमाट मारती, ना ये आज यहाँ होती। शाजी को हैरत का झटका लगा। क्या कहा तुमने? इसने जाजिब को थप्पड़ मारा? जी जी, ना सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि थूका भी जाजिब पर। शाजी ने हैरत से आंखें फैलाकर नमल की तरफ देखा। इतनी हिम्मत थी इसमें? हिम्मत सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि आकर भी दिखाई। असद पर भी इसने हमला किया था, इसका सर फाड़कर। शाजी ने हैरत से गहरी सांस ली। तुम्हें ज़रा डर नहीं लगा कि ये तुम्हें जान से भी मार सकते थे, या गलती में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा सकते थे?
शाजी ने इसका हाल देखा, बिखरे हुए बाल, गालों पर उंगलियों के निशान, सूजे हुए होंठों पर नाक से बहता हुआ खून जम गया था। वो कई रातों से जागती और रोई-रोई आँखें और इस पर इसके गुस्से से उबलते जज़्बात। शाजी को इस पर तरस आ गया। बेवकूफ़ लड़की, किसी मर्द पर हाथ उठाने का मतलब समझती हो? नमल ने सर झुका लिया। मर्द पर हाथ उठाने का मतलब इसके अंदर के सोए हुए शैतान को जगाना है, और जब मर्द का शैतान जाग जाए तो फिर बदले की आग में वो अंधा हो जाता है। इसे कुछ सुझाई या सुनाई नहीं देता। लड़की, तुमने बहुत बड़ी गलती की, जानती हो? इस अकड़ और घमंड में तुमने सिर्फ अपना नुकसान किया है। वो नमल के सामने बैठकर बोला, औरत जितनी भी बाहिम्मत और बाएतमाद हो, वो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। वो बहुत नाजुक होती है, बिल्कुल इस तितली की तरह, जिसे अगर हाथों में पकड़ लिया जाए तो ना सिर्फ वो बेरंग हो जाती है, बल्कि उड़ने के काबिल भी नहीं रहती। वो सर झुकाए बोली, मैंने पहल नहीं की थी बदतमीज़ी में। इसने मुझे छूने की कोशिश की थी, तभी मैंने इस पर हाथ उठाया। यहाँ भी तुम्हारी गलती है। अगर इसने छूने की कोशिश की थी तो तुम इसे ज़ुबान से भी रोक सकती थी, ना कि हाथ उठाकर। अब नतीजा देखो। अपने हाथ उठाने का वो तुम्हें उठाकर ले आया है। वो शाजी आँखों में झाँक कर बोली, तो क्या जाज़िब की गलती नहीं है? क्या मैं इसे छूने देती खुद को? खामोशी से इसके आगे थाली में पड़े खाने की तरह सजा कर पेश करती कि जितनी भूख लगी है इतना खा लो, बाकी जो बच गया वो अ, झूठा किसी और के लिए सही। गलती है जाज़िब की, बल्कि बहुत बड़ी गलती कि वो खुद को सँभाल नहीं सका। इसने मेरे घर में ही नहीं बल्कि लाकर भी मेरे साथ नशे की हालत में गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश की। शाजी ने बेयकीनी से आमिर की तरफ देखा। जाज़िब और नशे की हालत में? शाजी, वो इसकी बदतमीज़ी को भुला नहीं पा रहा था, और फिर इसकी हठधर्मी ने कई बार जाज़िब के सब्र को ललकारा, इसलिए इसने थोड़ी शराब पी ली थी। शाजी ने आईब्रो उचकाए। उफ़ लड़की, एक तुम्हारे पीछे वो शराबी भी हो गया और कातिल भी। इतना जुनून मैंने इसमें पहले कभी नहीं देखा। शुक्र करो कि तुम्हारी इज़्ज़त महफ़ूज़ रही, क्योंकि जाज़िब किसी काम को करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इरादा कर ले तो पूरा करके दिखाता है। लेकिन पता है, तुम इसकी एक आदत की वजह से बच गई कि वो अपनी ताकत या मर्दानगी खुद से कमज़ोर इंसान पर नहीं आज़माता। ख़ैर, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब जाज़िब को कोई बद्दुआ मत देना। क्यों? नमल ने शाजी को देखा। ये मत भूलो कि बाबर बलोच के आदमियों से बचाकर वो तुम्हारा मुहाफ़िज़ बना। वो ना होता तो आज तुम्हारी लाश समंदर के किनारे या बोरी बंद लाश की सूरत किसी कचरे के ढेर में पड़ी मिलती। नमल ये सुनकर खौफ से काँप उठी और बआवाज़ रो पड़ी, तुमने हमें गलत समझा। मर्द मर्द में फ़र्क होता है। हम गलियों के नुक्कड़ पर बैठने वाले या बाज़ारों में घूमने वाले चोर-चक्के मर्द नहीं, जो रात चलती औरतों को छेड़कर इनसे थप्पड़ खाते या गालियाँ लेते फिरें। शाजी नमल की फ़ितरत को समझ चुका था। वो ऐसे ज़ानी मर्द भी हरगिज़ नहीं जो औरतों को उठा ठाकर हों और इनको सिर्फ़ अपने लिए वक़्ती लुत्फ़ का सामान समझें। शाजी की बातें नमल के दिल में उतर गईं। अच्छी लड़की हो तुम, और बाहिम्मत भी। लेकिन नमल ने खामोश लब खिले, लेकिन क्या? तुम ज़ुबान बहुत चलाती हो, इसे थोड़ा कंट्रोल कर लो। क्योंकि इंसानी जिस्म में ज़ुबान वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका वज़न तो बहुत हल्का होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सँभाल पाते हैं, और जब यही ज़ुबान बिला वजह खुले तो बहुत सी मुश्किलात की वजह बन जाती है। नमल के चेहरे पे नदामत के आसार देखकर वो नरमी से बोला, मेरा काम था तुम्हें समझाना, ना कि गलत। जाज़िब ही नहीं, तुम भी हो। खैर, अल्लाह तुम्हें और सबकी बहन बेटियों को अपनी अमान में रखे, आमीन। फिर वो आमिर की तरफ पलटा, ले जा यार इसे जाज़िब के पास। नमल फ़ौरन बोली, जाज़िब के पास क्यों? अभी कुछ देर पहले आपने मुझे घर भेजने का वादा किया था। हाँ, वादा मैंने किया था और पूरा भी कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल जाज़िब की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। मैं तुम्हें इसी के हवाले करता हूँ, वो मुझसे बेहतर जानता है कि क्या करना है। बख्ती ने पूरी रात इसी तरह आँखों में गुज़ार दी थी। कौन लोग थे ये? इनके साथ कब तक रहना था बख्ती को? और वो यहाँ महफ़ूज़ भी होगी या नहीं? ये सवाल वो खुद से कर के थक गई थी। सुबह कब की हो चुकी थी, लेकिन सुबह के उजाले का बख्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी किस्मत में अंधेरा ही लिखा था। रोशनी की किरणें इसके नसीब की पहुँच से कोसों दूर थीं। व्हील चेयर वाली औरत ने इसे पुकारा, नाम क्या है तुम्हारा? वो सर उठाकर बोली, बदबख्त। ये कैसा नाम है? किसने रखा है ये नाम तुम्हारा? मेरे बख्त ने। अच्छा उठो, मुँह हाथ धोकर नाश्ता कर लो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। बख्ती अपने हलक से नाश्ता बड़ी मुश्किल से उतार रही थी। नूरी बेटा, अहमद इस माजूर औरत की तरफ बढ़ा और इसका माथा चूम लिया। बहुत खुश लग रही आप, खैरियत तो है ना? अहमद ने हाथ में पकड़ा पर्चा इसके पास रखा और रोने लगे। नूरी, तेरे ऑपरेशन की तारीख मिल गई आज। नूरी ने बाप के हाथ पर्चे लेकर हैरत से देखा तो छम छम इसके नैन बरस पड़े। वो बाप से लिपट गई। अब्बू, हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने सुन ली मेरी इल्तिजा। हाँ मेरी बच्ची, वो रब चाहे तो क्या नहीं मुमकिन। दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर बख्ती के दिल में दर्द की टीसें उठीं।
काश मेरा भी कोई अपना होता, मैं भी किसी को अपना कह सकती, मैं भी किसी से लिपट सकती। अब्बू अब मैं चलने लगूँगी ना अपने पैरों पर। वो खुशी-खुशी अपनी साक़त टाँगों को देखकर बोली। अहमद ने बख्ती की तरफ देखा। तुम्हारे कदम बहुत मुबारक हैं बेटा, हमारे यहाँ आते ही खुशियों की बहार लाई हो अपने साथ। अहमद की बात सुनकर बख्ती के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। वो घबराकर जल्दी से काँच उठाने लगी। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत। मैं कई महीनों से अस्पताल के चक्कर काट-काट के थक गया। इसका एक्सीडेंट हुआ था जिससे इसकी कमर के मोहरे ख़राब हो गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा जल्द से जल्द, और ऑपरेशन 5 लाख का था। मैं गरीब आदमी कहाँ से लाता ऑपरेशन? ना होने की वजह से मेरी बच्ची माज़ूरों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। रोज़ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाता, हर बार डॉक्टर अगले महीने का कह देते थे, और आज डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी, वो भी 1 हफ्ते बाद। अहमद ने बख्ती के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा, बहुत बख्तों वाली हो तुम। अहमद की बात सुनकर बख्ती के आंसू गालों पर बहने लगे, और इसके दिल से निकलती आवाज़ें सिर्फ वही सुन सकी। खुदा मेरे जैसे बख्त किसी के ना करे, जिसके बख्तों में दर दर के ठोकरें लिखी हों। पैदा होने से 22 साल की उम्र तक ये चौथी चौखट थी, जहाँ इसे मजबूरी के नाम पर लाकर फेंका गया था। नूरी ने इसका हाथ थामा। तुम बदबख्त नहीं, खुशबख्त हो। गोपाल के वालिद का इंतकाल हो गया। वो अचानक इसी दिन फैमिली के साथ सिंध रवाना हो गया। यहाँ नूरी के ऑपरेशन की खबर सुनकर इसकी छोटी बहन अनम घर आ गई, और अपनी जगह बख्ती को मिसेस जमाल के बंगले पर काम के लिए छोड़ आई, और इसके बदले कुछ पैसे भी वसूल कर लिए। इतना बड़ा बंगला बख्ती ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। वो चारों तरफ टुकर टुकर निगाहों से घर को तकने लगी। इतना खूबसूरत घर देखकर इसे लगा कि जैसे वो किसी जन्नत में आ गई है। मिसेस जमाल ने बख्ती को गौर से देखा। खिलती हुई सुनहरी गंदमी रंगत, इस पर काली स्याह आँखें, और इस पर दराज पलकों का झालर। मिसेस जमाल को वो बहुत पसंद आई। नाम क्या है तुम्हारा? बख्ती खामोश हो गई। क्या कहती? अपना पैदाइशी नाम बदबख्त बताती, या सुबह को मिलने वाला नया नाम खुशबख्त? नाम पूछा है तुम्हारा? वो सहम कर बोली। वो खुशबख्त। मिसेस जमाल मुस्कुराई और कहा, नाम थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा है। वो इसे बंगले के अंदर ले गई और सारा काम समझाने लगी। शाम हो रही थी। नमल अपने घुटनों पर सर रखे गहरी सोच में गुम थी। बख्ती की जिद से लेकर शाजी की बातों तक सारा मंजर फिल्म की तरह इसके आंखों के सामने चल रहा था। इसे बख्ती बहुत याद आई कि नमल के अलावा इसका बरसाने हाल कोई नहीं था। वो खिड़की से ढलकते सूरज को तकती रही। ऐन इसी वक्त जाजिब ने कमरे में दाखिल होकर इसे पुकारा। सुनो, अपने घर जाना है तुमने? नमल ने सर उठाकर जाजिब की तरफ देखा। जाजिब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इसके मुंह से इनकार सुनने का मुंतजर था। जारी है।